तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है कैश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आप लोगों को कोई दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जल्दी नहीं बताएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं 10 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ, वो भी सामाजिक विज्ञान का। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, टारगेट हमने अगर 90+ मार्क्स का रखा है तो उस ढंग से तैयारी भी कराना होगा हमको, ठीक है। इसलिए दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो भी 10। कितने? 10। एक ही बात कहना चाहूँगा, या तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, या तो जस्ट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत इसका नोट्स बना लीजिए। इन 200 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं कि अगर 10 महत्वपूर्ण अगर तैयार कर लेते हैं तो दीर्घोत्तरीय तो तैयार होगा ही होगा, और इसी 10 से आपका लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय दोनों तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न अगर तैयार कर लेते हैं तो उसी का छोटा छोटा भाग भी आपका लघुत्तरीय और लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय में भी पूछता है। तो अगर ये 10 आप तैयार कर लेते हैं तो दीर्घोत्तरीय के साथ साथ आपका लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत बार से पूछा गया है, लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। क्या है? आराम से ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इन चीज़ों को नोट करिएगा, और याद तो मैं यहीं करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। रट्टा नहीं मारना आप लोगों को सारी चीज़ें। जैसे कहा है कि गैरीबाल्डी कौन था और वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी कौन था और वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए, उत्तर कैसे लिखेंगे हम लोग कि जूसेपे गैरीबाल्डी 1807 से लेकर 1882 तक इटली का सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था। उसका जो परिवार तटीय व्यापार करने वाला परिवार था, और वह स्वयं भी व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। जो गैरीबाल्डी था, जोसेपी गैरीबाल्डी, उसका जो परिवार था तटीय व्यापार करने वाला परिवार था, और वह खुद ही व्यापारिक नौसेना में क्या था? नाविक था। और 1833 में वह मैसनी के यंग इटली आंदोलन से जुड़ा। 1833 में वह जो मैसनी के आंदोलन हुआ था, यंग इटली आंदोलन, उससे वह जुड़ा। और 1834 में उसने पिडमांट के गणतंत्रीय विद्रोह में भाग लिया। एक साल जस्ट बाद वहाँ पे पिडमांट के गणतंत्रीय विद्रोह हुआ, उसी में उसने क्या लिया? भाग लिया। और जब यह असफल हो गया, उस समय 1834 ईस्वी में जो गणतंत्रीय विद्रोह हुआ था उसमें वो असफल हो गया। तो इसके बाद वह दक्षिण अमेरिका में भाग गया, तथा 1848 तक वहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा। कह रहा है कि जब वो 1834 में वो हार गया तो फिर वो दक्षिण अमेरिका भाग गया, और दक्षिण अमेरिका भागने के बाद वो 1848 तक रहा। समझ लीजिए, 1834 के बाद 1848 तक, उतना दिन तक वह कहाँ निर्वासित किया? दक्षिण अमेरिका में। कह रहा है कि 1854 में उसने विक्टर इमैनुएल का इस बात के लिए समर्थन किया कि वह इटली का एकीकरण चाहता था, ठीक है। 1860 में उसने दक्षिणी इटली की ओर से एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। 1860 में उन्होंने 1000 की टीम बनाया, सभी लोगों को इकट्ठा करके, और उसका नाम दिया कि एक्सपेडिशन ऑफ द 1000, उसका नाम दिया, जिसको कहते हैं 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। और इसमें कई स्वयं सेवक जुड़े और उनकी संख्या 30,000 तक पहुंच गई। इसी तरह 1000 जोड़ते जोड़ते उनकी संख्या जो हुआ 30,000 तक पहुंच गया। इसी तरह संख्या को जोड़ते जोड़ते उसकी संख्या कितना? 30,000 तक पहुंच गई, और इन्हें रेड शर्ट्स के नाम से प्रसिद्ध मिली, ठीक है। उन्हें किस नाम से बुलाया गया? तो रेड शर्ट्स के नाम से जाना गया। और 1867 में स्वयं सेवकों की यह सेना पेपल्स राजू की तरह से फ्रांसीसी सैनिकों से रोम में भिड़ गई। जो 30,000 सैनिक उन्होंने तैयार किया था, और फ्रांसीसी सैनिकों से रोम में वो क्या हुआ? भिड़ गया। इस युद्ध में रेड शर्ट्स की जीत हुई। जो उसने सेना तैयार किया था 30,000, जो उस सेना का नाम था रेड शर्ट्स, ठीक, जो उन्होंने एक टीम तैयार किया था, उनकी क्या हुआ? जीत हुआ। इस तरह से पेपल्स राज्य इटली से मिल गया। तो इस तरह से पेपल्स जो राज्य था वो किससे मिल गया? इटली से मिल गया। और अतः यह कहा जा सकता है कि उसने अपने स्वयं सेवकों की एक सेना बनाकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। इस तरह गैरीबाल्डी कौन था, वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, पूरा का पूरा उसका हमने थ्योरी आप लिखकर और अच्छे से समझा दिया। ये दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको आपको किसी कीमत पे यही 10 अगर तैयार कर लेंगे ना, तो आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा दीर्घोत्तरीय तैयार हो जाएगा। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ।
ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्लियर। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में क्यों हिस्सा लिया। ठीक है, यह प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उत्तर में पहली हेडिंग हमारी यही रहेगी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। कौन कौन सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, उसको देखने वाले, ये हेडिंग आप बना लीजिए। ठीक है, तो संपन्न किसान पहले देखेंगे, क्या संपन्न किसान, और पहले संपन्न किसान ने भाग लिया। देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि गाँव में व्यवसायी वर्ग की तरह संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूर्ण रूपेण समर्थन किया। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे ज़्यादा समर्थन पहले संपन्न किसानों का रहा। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनुच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगने के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। वो क्या हुआ कि जो लगान लगाए जाते थे, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लड़ाई थी किसानों के लिए, जो किसानों पे लगान लगा कर उनसे पैसा वसूल कर लिया जाता था, ठीक है, कृषि उत्पादन क्षेत्र में। तो उन्हें 1931 में लगानों के लिए घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो इन्हें बड़ी निराशा हुई। और गरीब किसान केवल लगान में ही कमी नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में क्या लिया, हिस्सा लिया, और जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। तो देखा है आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में संपन्न किसान ने भी भाग लिया था। जो कर उससे लगता है टैक्स वापस मतलब कर ना लिया जाए, ठीक है, उनके लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया था। और कुछ जमींदारों को भाड़ा भी चुकाना था तो वो भी चुकाना ना पड़े, इसके लिए उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था। चलिए, तो पहली हेडिंग था। दूसरा व्यवसायी वर्ग, इसमें लिखेंगे हम लोग कि व्यवसायी वर्ग ने अपने कारोबारों को फैलाने के लिए ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी जो व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया था, समर्थन किया। ठीक है, ये आपको व्यवसायी वर्ग में आपको डालना है। फिर तीसरी हेडिंग मजदूर वर्ग, तीसरी जो इसमें हेडिंग है वो है मजदूर वर्ग। इसमें लिखना है कि जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के निकट आने लगे, मजदूर कांग्रेस से दूर होते गए। कह रहा जैसे जैसे जो उद्योगपति कांग्रेस के निकट आने लगे तो मजदूर कांग्रेस से क्या होने लगे, दूर होते गए। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को, कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जुड़ लिया था। 1930 में उन्होंने रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई और 1930 में जो छोटा नागपुर के 3 खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में क्या किया लिया, हिस्सा लिया। ठीक है, इसके बाद लास्ट हेडिंग आप लोगों की महिलाएं। देखिए महिलाएं को क्या योगदान रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों महिलाएं उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। गांधी जी की इस आह्वान के बाद महिलाओं ने बड़ी समस्या में इस आंदोलन में क्या लिया था, भाग लिया था। तो जैसा कि आपने देखा कि इस प्रश्न का उत्तर हमने बहुत डिटेल में बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूहों में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र उन्होंने आंदोलन में क्यों हिस्सा लिया था। ठीक है, तो हमने सभी आंदोलन में कौन कौन सी चीज़ हिस्सा लिया था सारे हेडिंग द्वारा आप लोगों को बताया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर दूसरा आप जाके कंप्लीट हुआ, जो कि आपको 6 नंबर दिलाने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न देखिए, मतलब 200 प्रश्न महत्वपूर्ण तैयार कर लेंगे तो दीर्घ उत्तरीय का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण, ये पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे कि प्रथम
विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध कब चला? 1914 से लेकर 1919 तक चला। यह युद्ध 2 खेमों में लड़ा गया था। यह युद्ध 2 खेमों में लड़ा गया था। एक तरफ मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और दूसरी तरफ कौन था? केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और ऑटोवन तुर्की थे। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और इसके विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, यह पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का बड़े पैमानों पर प्रयोग किया गया था, और यह सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की क्या थी? देन थी। तो देखिए कितना अच्छा से हमने छोटा सा एक पॉइंट्स बना के आप लोगों के क्वेश्चन बताया है कि बहुत कम शब्दों में आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके और अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो प्रश्न नंबर 3 है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आपको इस प्रश्न में नहीं होगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि मृदा अपरदन क्या होता है। तो उत्तर में लिखना है आपको कि मृदा के कटाव और मतलब मिट्टी जो होता है, मृदा मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहा जाता है। देखिए मृदा के बनने और अपरदन की प्रतिक्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन तेजी से होने लगता है। इसके लिए निम्नलिखित कारण है। किसके कारण मृदा अपरदन तेजी से हो जाता है? पहला कारण है भौतिक कारक। क्या है? पहला हेडिंग आपको लिखना है भौतिक कारक, और इसमें लिखना है कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी मुख्य भौतिक कारक निम्नलिखित है। कौन कौन से कारक? तो पहला कारण है कि ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अगर बताइए ढाल वाला इस तरह भूमि रहेगा, इस तरह अगर ढाल वाला भूमि रहेगा तो बारिश होगी तो मिट्टी जल्दी से कट के बह जाएगी, तो अपरदन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है। और दूसरा लिखना है कि तीव्र व मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन होता है। यह मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहा कर ले जाता है। कह रहा है कि अगर तेजी से वर्षा होगी तो मिट्टी कट के जल्दी से बह जाएगी, तो ये भी एक कारण होता है। तेजी वर्षा मतलब मूसलाधार बारिश भी मृदा अपरदन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा कारण होता है। और तीसरा क्या है कि पवने मतलब हवा जब आंधी का रूप ले लेती है तो बहुत बड़ी मात्रा में मृदा उड़ा कर ले जाती है, और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में मृदा अपरदन का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कारण, जहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं वहाँ को मिट्टी को उड़ा कर ले चली जाती हैं। तो यह कारण, ये भौतिक कारक था। ठीक है, दूसरा है मानवीय कारक। मानवीय कारक से मृदा का अपरदन कैसा होता है देखने वाले हैं। तो निम्नलिखित कुछ मानवीय कारकों को भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी माना गया है। क्या? पहला पॉइंट कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है, और इस स्थिति में मृदा पर जल और वायु का प्रभाव तीव्र होता है। कह रहा है कि जो पशु हम लोग रखते हैं उसको घास चरने के लिए, जब घास चरने के लिए देते हैं तो मिट्टी का क्षरण करते हैं। ठीक है, उससे भी मिट्टी का अपरदन होता है, और जल और वायु का प्रभाव तीव्र होता है इस स्थिति में। ठीक है, तो चलिए ये पहला पॉइंट रहा। इसके बाद देखिए दूसरा लिखना है कि वृक्षों की जड़ें मृदा की रक्षा करती हैं। जो वृक्षों की जड़ें होती हैं वो मृदा को रक्षा करती हैं, और वनों के कटाव से मृदा अपरदन में तेजी आ जाती है। मृदा देखिए जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष के जो जड़ होते हैं वो मृदा में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, मृदा की बड़ा रक्षा करते हैं। और जब पेड़ को ही काट देंगे तो पेड़ रहेगा ही नहीं, तो मृदा की रक्षा कौन करेगा? तो वही कह रहा है कि मृदा अपरदन में तेजी से आ जाती है कमी। कब? जब वनों की कटाव मृदा अपरदन में तेजी से कमी आ जाती है, क्योंकि पानी और पौनों के बहाव को वृक्ष कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारा वृक्ष है तो पानी अगर बह रहा तो उसके बहाव को कम कर देंगे। हवा तेज चल रही है तो हवा को भी वृक्ष अगर रोक लेंगे, मिट्टी को उखड़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बात है। तीसरा है कि कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने से, जैसे ढाल पर ऊपरी से नीचे की ओर हल चलाने से वह इकाएँ बन जाती हैं इस तरह, जिससे अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा की कटाव बन जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। गलत तरीके से कृषि अगर करेंगे तो भी मृदा अपरदन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा कारण है। चौथा है कि खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से भी मृदा अपरदन होता है,
और लास्ट पॉइंट पाँचवा है कि मनुष्य जो है भवन निर्माण कार्य के लिए रोड़ी, बजरी, संगमरमर, बदर पर आदि प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी पहाड़ियों को गहरे गड्ढों में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। यह भी मृदा अपरदन का बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है। तो ये चौथा प्रश्न है, बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया और इसे नोट कर लीजिए और यहाँ से प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम देखेंगे प्रश्न नंबर पाँचवा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर पाँचवा है। और प्रश्न नंबर पाँचवा क्या है, देखिए प्रश्न नंबर पाँचवा है कि वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जाके देखिए कितना बार प्रश्न ये पूछा गया है कि वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखने के लिए बोला है। तो चलिए डिटेल में देखेंगे इसको। कह रहा है कि भारत में प्रकृति एवं उसके तत्वों के प्रति आस्था, पूजा सदियों पुरानी परंपरा रही है। शायद इन्हीं विश्वासों के कारण विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य के रूप में आज भी बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट या देवी देवताओं के वन कहते हैं। कह रहा है कि जो भारतीय समाज में विभिन्न संस्कृतियां हैं, हमारे भारतीय समाज में अलग अलग तरीके की संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के लिए अपने अपने पारंपरिक तरीके हैं और आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र समझकर उनके सम्मान और संरक्षण के लिए एक रिवाज बना दिया गया है। कुछ विशेष पेड़ जैसे पीपल हुआ, बरगद हुआ, महुआ हुआ, बेल आदि की पूजा करते हैं। तुलसी और पीपल के वृक्ष देव निवास समझे जाते हैं और विभिन्न धार्मिक आयोजनों में इनका विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में जो मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ, मछुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार में जनजातियां शादी के समय इमली और आम के पेड़ की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। राजस्थान में बिश्नोई समाज के गांवों के आसपास काले हिरण, चिंगारा, नीलगाय और भौरों के झुंड हैं, जो वहां के विभिन्न अंग हैं। यहां उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता तथा इनका संरक्षण किया जाता है। अतः हिंदू एवं विभिन्न जातीय समुदायों द्वारा ऐसी अनेक धार्मिक परंपराएं हैं जिनके द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण में रीति रिवाज सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यह था आपका वन्य और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखने के लिए बोला था और इससे बेहतर निबंध हम नहीं बता सकता हूं आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हमने इस निबंध को बताया। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजना के हुए जन आंदोलनों का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना के हुए जन आंदोलनों का वर्णन करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे कि विगत वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों को उनके कई प्रतिकूल प्रभावों के कारण आम जनता और सिविल सोसाइटी के विरोध का सामना करना पड़ा, जिनमें से कुछ घटनाओं का वर्णन निम्नलिखित है। कौन कौन सा? पहला घटना देखिए यहाँ पे कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाई गई सरदार सरोवर बांध परियोजना स्थानीय समुदाय के बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण है और नर्मदा बचाओ जो आंदोलन नामक एक गैर सरकारी संगठन ने कई पर्यावरणविदों, आदिवासी लोगों, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उचित पुनर्वास और पारिस्थितिक सुरक्षा की मांग की। इस प्रकार भागीरथी पर टिहरी बांध परियोजना में बड़े पैमाने पर विस्थापन ने कई सामाजिक आंदोलनों की क्या किया था, शुरुआत की। ये तो पहला आपका आंदोलन चला। दूसरा देखिए उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर जो रिहांद घाटी परियोजना ने बड़े पैमाने पर विस्थापन किया, जिसके कारण इसे सार्वजनिक आंदोलन का सामना करना पड़ा। ये दूसरा। तीसरा पॉइंट लिखना आपको कि गुजरात में साबरमती घाटी के अधिक पानी से सूखे क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति किए जाने पर किसान दंगों के लिए तैयार हो गए थे और कावेरी नदी के पानी को साझा करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहुउद्देशीय परियोजना की लागतों और लाभों को साझा करने के संबंध में उत्तर राज्यीय जल विवाद भी हैं। तो ये हमने बताया बहुउद्देशीय परियोजना के कुछ जन आंदोलनों का वर्णन कीजिए पूछा था, तो हमने 3 जन
आंदोलनों का वर्णन अच्छे तरीके से आप लोगों को पॉइंट 1, 2 और तीसरा वाला ही है, हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके किया है, इसको नोट करके याद कर लीजिए। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 7वें की तरफ बढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर 7वां है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के किन्हीं 6 कारणों की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के किन्हीं 6 कारणों की विवेचना करना है। चलिए 6 कारण देखते हैं। अथवा उसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जाता है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए 3 सुझाव भी दीजिए। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग अच्छे तरीके से देंगे। दोनों प्रश्नों का उत्तर आपसे हम यही लिखेंगे क्या उत्तर में, या अथवा करके एक और पूछ लेता है कि भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। तो 3 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन उत्तर एक ही आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे वो उत्तर देखिए कि भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय आज भी कृषि है, सबको मालूम है, परंतु भारतीय कृषि अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख साधन होने के बाद भी उत्पादकता की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ी हुई है। यहाँ अभी भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य देशों से कम है। करा कि यहाँ अभी भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो अन्य देशों से क्या है, यहाँ पे कम है। और हेडिंग आपको नेक्स्ट डालना है कि कृषि के पिछड़ेपन तथा उत्पादन कम होने के कारण। तो कृषि के पिछड़ेपन तथा कृषि उत्पादन कम होने के कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझाया गया है। किसके द्वारा? तो पहला बिंदु देखिए, पहला क्या है कि कृषि की वर्षा पर निर्भरता। कृषि की वर्षा पर निर्भरता कह रहा है कि भारत में सिंचाई के अभाव के कारण आज भी भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चित मात्रा का नकारात्मक प्रभाव कृषि पर पड़ता है और जिस कारण उत्पादन कम होता है, और इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो ये तो कृषि की वर्षा पर निर्भरता है जो कि हमारे कृषि पिछड़ेपन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा कारण है। और दूसरा है कि कृषि जोतों का छोटा आकार। जो कृषि जोतों का छोटा आकार है, जैसे भारत में 51% कृषि जोते 1 हेक्टेयर से भी कम आकार की है। इसका कारण अधिक जनसंख्या तथा परिवार में भूमि का बंटवारा होना है। छोटी जोतें छोटी होने के साथ साथ बिखरी भी होती हैं, अतः इन पर वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं हो सकती, जिस कारण पैदावार क्या हो जाती है, कम होती है। और तीसरा कारण जो है हमारे कृषि के पिछड़ेपन का, वो है उन्नत बीजों का अभाव तथा महंगा होना। कह रहा है कि भारत में उच्च पैदावार वाले उन्नत बीज सर्वसुलभ नहीं है, भी तो वे उच्च मूल्य पर बिकते हैं। इस कारण किसान निम्न उत्पादकता वाले बीजों का ही प्रयोग करते हैं और सुविधा उपलब्ध कराएं जिससे वे आसानी से उन्नति बीज और उर्वरक तथा कृषि उपकरण खरीद सके। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और अच्छे उर्वरक नहीं डालने से हमारे जो कृषि का पिछड़ापन कारण बन रहा है। अगर वही सस्ते पे उर्वरक मिलते हैं, अच्छे उर्वरक डालते तो फसल भी अच्छे से होता। ठीक है। 5वां है कि कृषि शिक्षा का प्रसार। कृषि शिक्षा का प्रसार, इसमें लिखना है कि समय समय पर गाँव में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए कृषि विशेषताओं के द्वारा कृषि शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के युग में यह कठिन कार्य नहीं है। इसके बाद 6वां है कि फसलों की रक्षा के उपाय। फसलों की रक्षा के उपाय, उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों का जंगली पशुओं, कीटाणुओं तथा रोगी के बचाव किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए सरकार को विज्ञापन अन्य माध्यमों से कृषकों को जागरूकता लानी चाहिए तथा कीटनाशक एवं दवाइयों का प्रबंधक गांव में ही उचित मूल्य पर क्या होना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। और 6वां है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कह रहा है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्राचीन काल से चली आ रही कृषि पद्धति को बदलने की आवश्यकता है, जिसके लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और सबसे लास्ट है चकबंदी। चकबंदी का कारण क्या है कि छोटे छोटे एवं बिखरे खेतों का एकीकरण कैसा आवश्यक है ताकि अनार्थिक जातों को आर्थिक जोतों में परिवर्तित किया जा सके, जो चकबंदी के माध्यम से किया जा सकता है। और वृहद आकार के खेतों से कृषि उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये था प्रश्न नंबर 7वां, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हमसे पूछा था कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के किन्हीं 6 कारणों को विस्तार कीजिए। हमने 6 नहीं बिल्कुल 7 कारण हम आप लोगों को बताया है। ठीक है, कृषि के पिछड़ेपन होने का, और 7 पॉइंट्स आपको हेडिंग याद होनी चाहिए। हेडिंग डाल के आप अच्छे से अपने भाषाओं में इसको व्यक्त कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8वां जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है उसको देखिए। प्रश्न नंबर 8वां है कि
गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के दो महत्व बताइए, कि चार ऐसे संसाधनों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, या तो अथवा करके प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का वर्णन कीजिए, या तो कभी कभी इस प्रकार भी पूछा जाता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत चार स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, तो तीनों में से कोई आए उत्तर आपको एक ही लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे इसका, कि ऊर्जा के वे संसाधन जो दीर्घ काल तक उपयोग करने के पश्चात पुनः बने रहते हैं तथा उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें अक्षय या नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन निम्न है। कौन कौन? तो पहला आपका सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा। यह सूर्य की किरणों से प्राप्त की जाती है। इससे प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा विद्युत ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और भारत में सौर ऊर्जा की असीम असंभावनाएं हैं, मतलब असीम संभावनाएं हैं, और भारत में इस ऊर्जा के उपयोग की ओर तेजी से सरकार का ध्यान गया है। भारत में गुजरात में जो पाटन में एशिया का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, और भारत में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 2,647 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, और आगे चल के 20,000 मतलब 2022 में अब तो चल ही रहा है, इसमें इतने मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और दूसरा जो है वो है भूतापीय ऊर्जा। क्या है? भूतापीय ऊर्जा। इस ऊर्जा के अंतर्गत भूगर्भ की ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन या ताप ऊर्जा के लिए किया जाता है। इस प्रकार के संयंत्र गर्म जल के स्रोतों के पास लगाए जाते हैं, और भारत में तातापानी, छत्तीसगढ़, पूग घाटी, जम्मू कश्मीर तथा चंगोली उत्तराखंड व पार्वतीय घाटी हिमाचल प्रदेश में जो है में इसकी संभावना अधिक है। इन स्थानों पर भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र स्थगित किए जा रहे हैं। ठीक है, ये भूतापीय ऊर्जा। तीसरा है पवन ऊर्जा। देख लेते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा इसके अंतर्गत वर्ष भर हवा के प्रभाव वाले स्थानों पर पवन चक्कियां लगाकर उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है, और भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में 5वें स्थान पर है। वर्तमान में भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 11,806 मेगावाट है। भारत में प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक केंद्र तमिलनाडु जो कि 4,900 मेगावाट है वहाँ पे, महाराष्ट्र में 1,945 मेगावाट, और गुजरात में 1,580 मेगावाट, और कर्नाटक में 1,350 मेगावाट, और राजस्थान में 745 मेगावाट राज्यों में है। ठीक है, और चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं कि ज्वार में उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, और इस ऊर्जा का दोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध का निर्माण करके किया जाता है, जिससे ज्वार के समय समुद्री पानी एकत्रित हो जाता है, और इसके द्वारा टरबाइन घूमती है जिसके विद्युत उत्पन्न होती है। और भारत में खंबात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं हैं। भारत में 8,000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा निर्माण की क्षमता आकलित की गई है। ठीक है, इसी के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट बायोगैस। कह रहा है कि बायोगैस में कि इसमें पशुओं के अपशिष्ट तथा गोबर को गैस में बदलकर, यहाँ तथा गोबर में बदलकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और इसका प्रयोग भोजन पकाने व प्रकाश के लिए किया जा सकता है। भारत में इसकी बड़ी संभावना है, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक पशु भारत में ही पाए जाते हैं, इसलिए भारत में 4,838 करोड़ घन मीटर प्रतिवर्ष बायोगैस उत्पन्न की क्षमता है। ठीक है, ये बायोगैस के बारे में। इसके बाद छठवां आपका है नगरीय व औद्योगिक कचरे से ऊर्जा। तो कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत नगरीय कूड़े कचरे से उत्पन्न गैस से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और दिल्ली व मुंबई में इस प्रकार की ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका सातवां समुद्री तरंग ऊर्जा। कह रहा है कि समुद्री लहरों से देश में 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है, और केरल के तिरुअनंतपुरम में 150 मेगावाट क्षमता का समुद्री लहर विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 8वां गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के जो भी उनका वर्णन करना था, और 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक भी हमने, तो अब वहाँ पे बहुत सारा स्रोत 7 स्रोत हमने बता दिया है, अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। आई होप आपको प्रश्न नंबर 8वां क्लियर हो गया होगा। और प्रश्न नंबर 9 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 क्या है? संचार सेवाओं का अर्थ तथा प्रकार बताइए। कह रहा है कि संचार सेवाओं का क्या अर्थ है, उसका प्रकार पूछ रहा है।
यह प्रश्न पूछता है कि भारत में संचार के साधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग कि संचार सूचना का आदान प्रदान करने का एक कार्य, व्यक्तिगत संचार और जनसंचार देश में संचार के प्रमुख साधन है। ठीक है, चलिए देखिए लिखिए संचार के प्रकार हेडिंग। तो संचार के दो प्रकार, निजी संचार एक डाक संचार। निजी सरकार में और निजी संचार में यह दो लोगों के बीच संदेश हस्तांतरण या प्रेषण की प्रक्रिया है। मोबाइल फोन, डाक पत्र व्यक्तिगत संचार के क्या है, यह उदाहरण है। और डाक संचार में कि भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम तंत्र है। भारतीय डाक नेटवर्क संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जो कि भारत सरकार द्वारा है, उनके अंतर्गत पोस्ट विभाग द्वारा संभाला जाता है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार आदि को संचालित करता है। डाक संचार को प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 9 बहुत ही छोटा आंसर में हमने व्यक्त कर दिया। और प्रश्न नंबर 10वां जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चलिए उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वें को, प्रश्न नंबर 10वां है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण आपको बताना है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, उसके 4 लक्षण। तो उत्तर लिखना है कि संघवाद संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्य एवं संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयां हो जाती हैं। इस संघीय देश की निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी। पहला, सत्ता का बंटवारा। कह रहा है कि संविधान स्पष्ट रूप से शक्तियों को 3 रूप में बांटता है। कौन कौन। तो पहला, केंद्र या संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची के जो अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग, संचार तथा मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। और संघ सूची में विषयों पर कानून बनाने का अधिकार और केवल केंद्र सरकारें का होता है। और राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, कृषि इत्यादि जैसे विषय आदि हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है, राज्य सरकार को होता है। ये सत्ता के बंटवारा में है। दूसरी हेडिंग है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इस सूची में जो शिक्षा, वन मजदूर, संघ इत्यादि विषय आते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को है। और शासन की 3 स्तरीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही स्तर के नागरिकों पर क्या करती हैं, शासन करती हैं। इसी प्रकार शासन के 3 स्वरूप होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। ठीक है, दूसरा देखने वाला है यहाँ पे असम अधिकारों का वितरण, असमान अधिकारों का वितरण। कह रहे कि सभी प्रशासनिक इकाइयों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होता। संघीय व्यवस्था में सबको साथ लेकर चलना होता है, परंतु सभी इकाइयों को बराबर का अधिकार नहीं होता है। फिर कह रहा सरकार की दोनों स्तरों की सहमति, कि सरकार की दोनों स्तरों की सहमति के बिना क्या होगा कि संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यह व्यवस्था भारत में भी है, यहाँ भी संसद अकेले व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकते। और तीसरा लास्ट चौथा, क्षेत्र अधिकार। संघीय व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देख रेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने पर फैसला उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में भी होता है। तो यह आपका 10वें का लास्ट प्रश्न था, 10वां प्रश्न था। आई होप आपको सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। बस आपको याद, मतलब इसको लिख कर एक बार दोहरा कर आपको अच्छे तरीके से याद करके आपको बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।